नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिव शंकर। और मैं आज जो हमारी टॉपिक है, जो हमारी नई टॉपिक है, उसका नाम लिपि है। आज हम लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर लिपि की हम बात करें तो लिपि शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह या संकेत। लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह या संकेत। अगर लिपि की परिभाषा की हम बात करें, ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर देना ही क्या होता है, लिपि है। जैसे हम कुछ बोल रहे हैं और उसको हमने लिख करके व्यक्त कर दिया। ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में अर्थात चिन्हों के रूप में व्यक्त कर देना ही क्या है, लिपि है। जैसे क, यह क पहले हमको बताया गया क ऐसे लिखा जाता है, तो हमने इसको मान लिया क ऐसा है। अगर आप कह दिया जाए कि क ऐसे लिखा जाता है, अगर लिपि में परिवर्तन हो जाए और कहा जाए कि क ऐसे होगा, तो हमको यही मानना पड़ेगा क ऐसे ही लिखा जाता है। आपसे कह दिया ख ऐसे लिखा जाता है, तो आप मानेंगे ख ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि लिपि की परिभाषा ही है कि ध्वनियों को हम जो बोल रहे हैं उसे कोई चिन्ह दे दे, उसे कोई प्रतीक दे दे, उसे कोई संकेत दे दे, उसी को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्योंकि लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह या संकेत। तो लिपि की परिभाषा भी है कि प्रतीकों या ध्वनियों के रूप में व्यक्त कर देना ही क्या होता है, लिपि होता है। जैसे देखिए, अगर हम चिन्ह की बात कर लें, पहले सबसे पहले हम लोग रुपया ऐसे लिखते थे। बाद में भारत सरकार ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया गया, इसकी लिपि में परिवर्तन कर दिया, इसको एक अलग चिन्ह दे दिया गया। देखिए, अब रुपये का चिन्ह यह हो गया है। अब रुपया ऐसे लिखा जाता है, हम ऐसे ना लिख करके अब ऐसे लिख रहे हैं रुपया। तो इसकी लिपि में हमने क्या किया, परिवर्तन कर दिया। यही क्या है, लिपि है। देखिए, बहुत प्रश्न बनता है एग्जाम में कि लिपि का विकास का क्रम बताइए। लिपि के विकास का क्या क्रम है। अगर लिपि के विकास की हम बात करें तो सबसे पहले लिपि में सबसे पहले क्या है, चित्रात्मक लिपि है। सबसे पहले चित्रात्मक लिपि है। उसके बाद है सूत्र लिपि। सूत्र लिपि। इसके बाद है प्रतीकात्मक लिपि। इसके बाद है भावनात्मक लिपि। और इसके बाद है भावनात्मक, बाद क्या है, भावनात्मक बाद है ध्वन्यात्मक लिपि। और ध्वन्यात्मक से दो लिपियां हैं, एक है अक्षरात्मक और एक है वर्णात्मक। अक्षरात्मक और एक है वर्णात्मक। अक्षरात्मक से हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है और वर्णात्मक से अंग्रेजी भाषा का। हिंदी, बहुत प्रश्न बनता है एग्जाम में कि हिंदी वर्णात्मक है कि अक्षरात्मक है, तो आपको बताना है हिंदी क्या है, अक्षरात्मक है, अंग्रेजी क्या है, वर्णात्मक है। देखिए, सबसे पहले था चित्रात्मक लिपि, अर्थात हम चित्रों के माध्यम से प्रतीक चिन्हों को व्यक्त करते थे। उसके बाद आई सूत्र लिपि, हम सूत्र के माध्यम से व्यक्त करने लगे। उसके बाद आई प्रतीकात्मक, अर्थात हम फिर चिन्हों के माध्यम से, प्रतीक के माध्यम से करने लगे। उसके बाद आया भावनात्मक लिपि, हम भावनाओं के माध्यम से। उसके बाद आया ध्वन्यात्मक, अर्थात ध्वनियों के माध्यम से। और ध्वन्यात्मक को दो भागों में बांटा गया था, एक थी अक्षरात्मक, एक थी वर्णात्मक। देखिए, समझिए दोनों का अंतर क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है। अक्षरात्मक, हिंदी अक्षरात्मक क्यों है और अंग्रेजी वर्णात्मक क्यों है। अगर हम अक्षरात्मक की बात करें तो अक्षरात्मक में सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें पहले स्वर लिखा जाता है, उसके बाद व्यंजन लिखा जाता है। अगर हम अक्षरात्मक लिपि की बात करें, इसमें स्वर पहले लिखा जाएगा, उसके बाद व्यंजन। आप देखते होंगे आ ई से लेकर के अंग तक पहले होता है, उसके बाद क्या खा जाएगा, क्या तक होता है। लेकिन वर्णात्मक में ऐसी बात नहीं है, अंग्रेजी में ऐसी बातें नहीं है। अंग्रेजी में आप ए बी सी डी लिख रहे हैं, उसी में आई ओ यू अभी आ जा रहा है बीच में, अर्थात इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें अलग अलग नहीं है। इसमें जो है
ऐसी कोई बात नहीं है कि आप स्वर पहले लिखें फिर व्यंजन लिखें। एक विशेषता और है इसकी हिंदी में। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में अच्छात्मक माने जैसे क हमको लिखना हुआ तो क में स्वर भी मिला हुआ है। क को अगर हमको अलग करना होगा, क को अलग करने के लिए हम आधा क लिखेंगे, फिर उसमें से जो है स्वर को जोड़ेंगे, फिर क बनेगा। लेकिन वर्णात्मक में ऐसी बातें नहीं है। हमको ए लिखना होगा तो हम ए ही लिखेंगे, इसमें हम तोड़ नहीं पाएंगे इसको। लेकिन हम अच्छात्मक को हम तोड़ सकते हैं। ये दोनों का डिफरेंस है। अच्छात्मक क्या है, वर्णात्मक क्या है। अच्छात्मक स्वर पहले आता है, व्यंजन बाद में आता है। लेकिन वर्णात्मक ऐसी कोई बात नहीं है, वो सब एक साथ लिखे जाते हैं। अब हम बात करते हैं लिपि की, लिपि को कितने भागों में बांटा गया है। अगर हम लिपि की बात करें तो लिपि को 2 भागों में बांटा गया। लिपि की अगर हम प्रकार की बात करें, लिपि के 3 प्रकार हैं। पहला प्रकार है कि सिंधु लिपि, और दूसरा प्रकार है आपका खरोष्ठी लिपि, तीसरा है ब्राह्मी लिपि। अगर लिपि की हम बात करें, लिपि 3 लिपियां थी शुरू में। 3 लिपियां थी। पहला क्या था, पहला सिंधु लिपि था, सिंधु लिपि, सिंधु लिपि। दूसरा क्या था, खरोष्ठी लिपि। तीसरा क्या था, ब्राह्मी लिपि। देखिए, अगर हम सिंधु लिपि की विशेषता की बात करें, सिंधु लिपि में क्या क्या विशेषताएं थी। सिंधु लिपि को हम ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट लिपि भी कहते हैं। सिंधु लिपि को ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट लिपि कहते हैं। सिंधु लिपि को हम भाव मूलक लिपि कहते हैं। ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट लिपि, भाव मूलक लिपि और चित्रलिपि भी कहते हैं। चित्रलिपि, अभी हम आपको सिर्फ सिंधु लिपि की विशेषताएं बता रहे हैं। इसको ध्वनि मूलक लिपि भी कहते हैं, ध्वनि मूलक लिपि, ध्वनि मूलक लिपि। और यह जो लिपि है यह दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। और इस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है, आज तक पढ़ा नहीं गया। ये विशेषताएं हो गई सिंधु लिपि की। अगर हम सिंधु लिपि की बात करें तो यह ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट लिपि है, यह भाव मूलक लिपि है, यह चित्रात्मक लिपि है, यह ध्वनि मूलक लिपि है, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है और आज तक इसको पढ़ा नहीं गया है। ये विशेषताएं हुई आपके सिंधु लिपि की। अब हम बात करते हैं खरोष्ठी लिपि की कि खरोष्ठी लिपि में क्या विशेषताएं हैं। खरोष्ठी जैसे कि शब्द से ही मालूम पड़ रहा है, खर प्लस ओष्ठ, यह जो है खर प्लस ओष्ठ से मिलकर बनी हुई है। खर माने होता है गधा, ओष्ठ माने होता है ओठ, अर्थात गधे की ओठ लिपि, गधे की ओठ की लिपि कहा जाता है इसको। एक विशेषता हो गई कि खरोष्ठी लिपि को हम गधे के ओठ की लिपि भी कहते हैं, गधे के ओठ की लिपि भी कहते हैं। और अगर हम इसकी विशेषता और है, इसका विकास, खरोष्ठी लिपि का विकास अरमाइक लिपि से हुआ है, अरमाइक लिपि से हुआ है। इसमें 37 वर्ण होते हैं, इसमें 37 वर्ण होते हैं, 37 वर्ण होते हैं। इसमें संयुक्त अक्षर का अभाव होता है, संयुक्ताक्षर का अभाव होता है। इसमें क्या होता है, संयुक्त अक्षर का अभाव होता है। यह भी क्या है, दाएं से बाएं ही लिखी जाती है, यह लिपि भी दाएं से बाएं लिखी जाती है, बाएं लिखी जाती है। ये विशेषताएं हो गई खरोष्ठी लिपि की कि खर प्लस ओष्ठ से मिलकर के बना हुआ खरोष्ठी शब्द, और गधे की ओठ की लिपि कहते हैं इसको, अरमाइक लिपि कहते हैं इसको। इसमें 37 वर्ण होते हैं, संयुक्त अक्षर का अभाव होता है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं ब्राह्मी लिपि की। ब्राह्मी लिपि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि का अगर हम ब्राह्मी का निषेध करें तो यह जो है
ब्राह्मी अर्थात ब्रह्म, ब्रह्म माने वेद और ज्ञान की रक्षा हेतु, वेद और ज्ञान की रक्षा हेतु जिस लिपि का विकास हुआ, जिस लिपि का विकास हुआ उसे हम क्या कहते हैं, ब्राह्मी लिपि कहते हैं। वेद और ज्ञान की रक्षा हेतु जिस लिपि का विकास हुआ उसे हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और जो ब्राह्मी लिपि है इसको दो भागों में बांटा गया है, ब्राह्मी लिपि को दो भागों में बांटा गया है। इसकी दो शैलियां थी, ब्राह्मी लिपि की दो शैलियां थी, एक थी उत्तरी शैली और एक थी दक्षिणी शैली। एक थी उत्तरी शैली और दूसरी थी दक्षिणी शैली, दक्षिणी शैली। देखिए उत्तरी शैली की बात करें हम, उत्तरी शैली में सबसे पहले आती है गुप्त लिपि, सिद्धमातृका लिपि और कुटिल लिपि। इसमें है गुप्त लिपि, इसके बाद गुप्त लिपि से सिद्धमातृका लिपि का विकास हुआ, इसके बाद फिर कुटिल लिपि का विकास हुआ। अभी हम उत्तरी शैली की बात कर रहे हैं। सबसे उत्तरी शैली में गुप्त लिपि है, सिद्धमातृका लिपि है, कुटिल लिपि है। और कुटिल लिपि से दो लिपियों का विकास हुआ, एक थी नागरी और एक थी शारदा। एक थी नागरी और एक थी शारदा। नागरी से जो है, नागरी की जो है दो लिपियां थी, एक पूर्वी थी और एक पश्चिमी थी। पश्चिमी नागरी की दो लिपियां थी, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी की बात करें, पूर्वी में जो है बंगला, उड़िया और असमिया थी। पूर्वी में बंगला, उड़िया और असमिया, पूर्वी से तीन लिपियां थी, बंगला थी, उड़िया थी, असमिया थी। लेकिन पश्चिमी की बात करें, पश्चिमी में जो है गुजराती, महाजनी, देवनागरी। पश्चिमी गुजराती, महाजनी और देवनागरी। देवनागरी में आपकी क्या आती है, हिंदी आती है। ये हो गया पश्चिमी, गुजराती, महाजनी और हिंदी। अब हम बात करते हैं शारदा लिपि की। शारदा में दो लिपियां आती हैं, एक है आपका कश्मीरी है, शारदा में क्या है, एक कश्मीरी है, एक गुरुमुखी है। ये तो हो गए उत्तरी शैली की बात। अगर हम दक्षिणी शैली की बात करें, दक्षिणी शैली में सब दक्षिण भारत की लिपियां थी, तमिल थी, तेलुगु थी, मलयालम थी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ थी। ये हो गया लिपि का जो है विकास का चार्ट हो गया। देखिए एक बार पुनः आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से कि लिपि को तीन भागों में बांटा गया है, अर्थात लिपियां तीन थी शुरू में। पहला था सिंधु लिपि, दूसरा था खरोष्टी लिपि, तीसरा था ब्राह्मी लिपि। सिंधु लिपि की अगर विशेषता की बात करें तो सिंधु लिपि, इसको हम ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट लिपि भी कहते हैं। सिंधु लिपि को हम ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट लिपि कहते हैं, इसको भावमूलक लिपि कहते हैं, इसको चित्रात्मक लिपि भी कहते हैं, इसको ध्वनिमूलक लिपि भी कहते हैं। यह दाएं से बाएं लिखी जाती है और आज तक यह पढ़ी नहीं गई है। सिंधु लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। खरोष्टी लिपि की बात कर ले, खरोष्टी खर और ओट से मिलकर बना हुआ खरोष्टी, इसको हम गधे की ओट की लिपि कहते हैं, इसको हम आरमाइक लिपि कहते हैं। इसमें 37 वर्ण है, इसमें संयुक्त अक्षर का अभाव होता है और यह भी दाएं से बाएं लिखी गई है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। अब हम ब्राह्मी की बात करें, ब्राह्मी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा का विकास भी ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। इसलिए हमारे देवनागरी लिपि का विकास भी ब्राह्मी से ही हुआ है, इसलिए जो है ब्राह्मी लिपि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रह्म, देखिए ब्रह्म माने वेद और ज्ञान, वेद और ज्ञान की रक्षा हेतु जिस लिपि का विकास हुआ उसे हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। और
ब्राह्मी लिपि की दो शैलियां थी, एक थी उत्तरी शैली, दूसरी थी दक्षिणी शैली। अगर उत्तरी शैली की हम बात करें, उत्तरी शैली में गुप्त लिपि थी, सिद्धमातृका थी, कुटिल लिपि थी, और कुटिल लिपि से दो लिपियों का विकास हुआ, एक नागरी और एक शारदा। अगर हम नागरी की बात करें, नागरी को भी दो भागों में बांटा गया है, एक थी पूर्वी, एक थी पश्चिमी। अगर हम पूर्वी की बात करें, पूर्वी में आपका जो है बंगला था, पूर्वी में बंगला, उड़िया और असमिया, बंगला, उड़िया और असमिया, ये पूर्वी में था। और पश्चिमी की अगर हम बात करें, पश्चिमी गुजराती थी, महाजनी थी और देवनागरी थी। देवनागरी जिससे हमारी हिंदी भाषा का विकास हुआ है। इसके बाद दक्षिण शैली की बात कर लें, दक्षिण शैली में तमिल थी, तेलुगु थी, मलयालम थी और कन्नड़ थी। ये तो हो गया लिपि का जो है वर्गीकरण। और देखिए कुछ लिपि आप जान लीजिए, और जैसे अगर आपसे पूछा जाए जिस प्रकार से हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, जिस प्रकार से हिंदी की लिपि देवनागरी है, उसी प्रकार से अगर अंग्रेजी की लिपि पूछ लिया जाए, बताइए अंग्रेजी की क्या लिपि है, रोमन है। पंजाबी की क्या लिपि है, गुरमुखी है। अगर आपसे प्रश्न बनता है, बताइए कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है, गुरमुखी है। और आपको पता होना चाहिए गुरमुखी लिपि के जनक कौन है, गुरु अंगद देव जी हैं, जो कि सिखों के गुरु थे। और गुरमुखी लिपि के जनक कौन है, गुरु अंगद देव जी हैं। अगर पूछा गुजराती की लिपि क्या है, गुजराती, इसकी लिपि क्या है, गुजराती ही है। अगर आपसे पूछा बताइए असमिया की लिपि क्या है, असमिया, असमी लिपि असमिया ही है। मलयालम लिपि क्या है, मलयालम है, लिपि मलयालम ही है, मलयालम लिपि मलयालम। जापानी लिपि क्या है, जापानी की, जापानी लिपि कौनजी है या काना है। जापानी की लिपि की बात करें तो जापानी की लिपि क्या है, कौनजी है। जापानी लिपि क्या है, कौनजी, कौनजी जापानी हो गया। अगर कहा जाए उर्दू की लिपि क्या है, उर्दू की लिपि क्या है, फारसी है। अगर आपसे पूछा जाए बताइए पंजाबी लिपि हो गया, अच्छा उड़िया की लिपि उड़िया है, मलयालम लिपि मलयालम है, उड़िया नहीं लिखा गया, अच्छा उड़िया की लिपि, उड़िया की लिपि क्या है, उड़िया ही है। जैसे आपको बताया गया कि हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी, उसी प्रकार से अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी की लिपि गुरमुखी है, गुजराती की लिपि गुजराती है, असमी की लिपि असमिया है, मलयालम लिपि मलयालम है, जापानी लिपि कौनजी है, उर्दू की लिपि फारसी है। और इसके साथ साथ आप जानते रहिए एक है मैथिली। मैथिली की लिपि क्या है, मैथिली की लिपि तिरहुतिया है, तिरहुतिया। ये तो हो गई अन्य भाषा की लिपियां। अगर हम आपसे पूछे बताइए जिस प्रकार से हिंदी की लिपि देवनागरी है, उस से देवनागरी और किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी है, बताइए किन किन भाषाओं की लिपि देवनागरी। एक तो आप बता दिए हिंदी की लिपि है देवनागरी, चलिए दूसरा बताइए संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है, संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। और कोंकणी की लिपि, कोंकणी की लिपि भी देवनागरी है। मराठी की लिपि, मराठी की लिपि भी देवनागरी ही है। हिंदी हो गया है आपका, हिंदी लिपि देवनागरी, संस्कृत लिपि देवनागरी, कोंकणी की लिपि देवनागरी, मराठी की लिपि देवनागरी, और इसके साथ साथ नेपाली की लिपि भी देवनागरी है। ये हो गया आपका लिपि का पूरा पाठ्यक्रम। इसके बाहर आपके एग्जाम में एक प्रश्न भी नहीं आएगा। आपसे प्रश्न पूछा सकता है, बताइए हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है, संस्कृत लिपि क्या है, देवनागरी है, कोंकणी लिपि क्या है, देवनागरी है, मराठी लिपि क्या है, देवनागरी है, नेपाली लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी की लिपि रोमन है, पंजाबी लिपि गुरमुखी है, और गुजराती की लिपि गुजराती है, असमी लिपि असमिया है, मलयालम लिपि मलयालम है, जापानी लिपि जापान कौनजी है, उर्दू की लिपि फारसी है, उड़िया की लिपि उड़िया है, और मैथिली की लिपि तिरहुतिया है। ये हो गया हमारा पूरे लिपि का पाठ्यक्रम। इससे हर एग्जाम में एक दो प्रश्न आते हैं, और आपको इतने में से एक दो प्रश्न मिल ही जाएंगे। ये हो गया लिपि का पूरा पाठ्यक्रम। एक बार पुनः सुन लीजिए बस एक मिनट में। अगर हम लिपि के शाब्दिक अर्थ की बात करें, लिपि का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक, चिन्ह या संकेत। लिपि की परिभाषा की बात करें तो ध्वनियों को प्रतीकों में व्यक्त करना है, कर देना ही लिपि कहलाता है।
लिपि के विकास की बात करें हम, चित्रात्मक लिपि है, शूद्र लिपि है, प्रतीकात्मक लिपि है, भावनात्मक लिपि है, और भावनात्मक से अक्षरात्मक और वर्णात्मक लिपि है, जिसमें अक्षरात्मक से हिंदी का विकास हुआ है और वर्णात्मक में अंग्रेजी का विकास हुआ है। हमने इसके बाद आपको बताया कि लिपि की 3 प्रकार की लिपियां थी। पहला था सिंधु लिपि, दूसरा था खरोष्टी लिपि, तीसरा था ब्राह्मी लिपि। अगर हम सिंधु लिपि की विशेषता की बात करें तो सिंधु लिपि में इसको हम ट्रांजिशनल स्क्रिप्ट लिपि कहते हैं, भाव ध्वनिमूलक लिपि कहते हैं, चित्रात्मक लिपि कहते हैं, या दाएं से बाएं लिखी जाती है और इसे आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। और खरोष्टी लिपि की बात कर लें तो यह जो है गधे की ओठ लिपि इसे कहते हैं, अरमाइक लिपि कहते हैं। इसमें 37 वर्ण होते हैं, 37 अक्षर का अभाव होता है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। और हम ब्राह्मी लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि में जो है ब्राह्मी का तात्पर्य होता है वेद और ज्ञान की रक्षा है। जिस लिपि का विकास हुआ उसे हम ब्राह्मी लिपि कहते हैं। ब्राह्मी लिपि से 2 शैलियों का विकास हुआ था, एक थी उत्तरी शैली, दूसरी थी दक्षिणी शैली। उत्तरी शैली से गुप्त लिपि, सिद्धमातृका लिपि, कुटिल लिपि, इसी में नागरी और शारदा, और इसी में से पूर्वी और पश्चिमी, जिसमें से जो है पश्चिमी से हमारी हिंदी देवनागरी का विकास हुआ है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेकिन आपकी अगर फारसी लिपि की बात की जाए, फारसी दाएं से बाएं लिखी जाती है, अर्थात इस पार से इस पार। जिस प्रकार से सिंधु लिपि लिखी जाती है, खरोष्टी लिपि होती है, उसी प्रकार से फारसी लिपि भी लिखी जाती है कि दाएं से लेकर बाएं। लेकिन देवनागरी लिपि हमारी जो है, जो हम हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं, वह बाएं से दाएं, हम इधर से लिखते हुए इधर जाते हैं, यह बाएं से दाएं हो गया। और जब हम इधर से लिखते हुए इधर से इधर आते हैं, अर्थात दाएं से बाएं आते हैं, तो वह होता है फारसी लिपि या सिंधु लिपि या खरोष्टी लिपि। ये हो गया लिपि का पूरा पाठ्यक्रम मित्रों। इसको आप अच्छी तरह से इसका अध्ययन कर लीजिए। हमारे वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए, पुनः कई बार देखिए, ताकि आपको यह जो है बिना लिखे ही आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। और इतने टॉपिक से एक प्रश्न आना तय होता है, चाहे आप जो एग्जाम दीजिए, चाहे आप टीजीटी दीजिए, पीजीटी दीजिए, नेट दीजिए, या आप टेट दीजिए, सुपर टेट दीजिए, या वनडे की किसी भी एग्जाम में लिपि से एक प्रश्न आना तय होता है। अगर हिंदी वहां पूछी जाएगी तो वहां लिपि अनिवार्य रूप से एक प्रश्न आएगा। धन्यवाद मित्रों।